Good morning, children. Today we are study chapter number 4 in your geography book and the chapter name is air. एयर के बारे में हम सब काफी कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले एयर से बना हुआ है हमारा एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? हमारे अर्थ के चारों ओर जो एयर फैली हुई है एक ब्लैंकेट की तरह उसे कवर किए हुए हैं, इसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। आई थिंक एटमॉस्फेयर के बारे में हमने पिछले वाले लेसन में भी पढ़ा है और आप 6 और 5th क्लास में भी काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी कुछ आपको नॉलेज है एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं क्लियर है, बट एटमॉस्फेयर किस तरह से यूजफुल है ये थोड़ा सा देखते हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है? एटमॉस्फेयर प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ। एटमॉस्फेयर क्या करता है? हमें एयर प्रोवाइड करवाता है जिससे हम सांस लेते हैं एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। तो और क्या करता है एटमॉस्फेयर? प्रोटेक्ट करता है हमें सन से, जो हानिकारक किरणें आती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। किस तरह से प्रोटेक्ट करता है कि अगर एयर नहीं होगी, है ना, पृथ्वी के चारों ओर एटमॉस्फेयर नहीं होगा और एयर नहीं होगी तो क्या होगा कि सन से जो किरणें आएंगी वो दिन में हमें बहुत ज़्यादा हीट देंगी जो कि हमारे लिए बियरेबल नहीं होगा, और नाइट बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। जो मतलब अगर हम अर्थ पे रहना चाहते हैं तो हमारी रहने वाली कंडीशन हमारा एटमॉस्फेयर ही बनाती है, हमारी एयर ही के कारण हम अर्थ पर सरवाइव कर पाते हैं। तो हमारा एयर क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे जीने के लिए। ठीक है, देन हम आगे डिस्कस करते हैं। आगे है हमारा कंपोजिशन ऑफ द एयर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ द एयर। अब कंपोजिशन ऑफ द एयर में अब ये स्ट्रक्चर है, मतलब सर्कल में बनी हुई एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। तो हमारे एयर के कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस एयर में 78% है। ये आपको ब्लू कलर में इंडिकेट हो रहा है 78% नाइट्रोजन गैस। उसके बाद मेजर है ऑक्सीजन गैस, वो 21% हमारी एयर में ऑक्सीजन गैस है। और 1% में ये येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और अदर गैस लाइक हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब किस में आती है? 1% में। तो हमारे कंपोजिशन दोबारा देखते हैं। नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21% एंड 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। क्लियर? देन अब ये तो हैं, बट ये गैस किस तरह से काम करती हैं ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। कि जो नाइट्रोजन है हमारी, ये देखिए दूसरे इसमें कि नाइट्रोजन है इज इनडायरेक्टली यूजफुल टू प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन थ्रू सॉइल फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मीन्स नाइट्रोजन क्या है? प्लांट के लिए काफ़ी यूजफुल है, और जो प्लांट है वो इसे डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो वो सॉइल के थ्रू, मिट्टी के थ्रू और वहाँ जड़ों पर पाए जाने वाले जीवाणुओं के थ्रू नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करके खुद के यूज में लेते हैं। ऑक्सीजन इज नोन एज लाइफ सपोर्टिंग गैस। ये सब हम जानते ही हैं कि ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। कार्बन डाइऑक्साइड इट इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट एंड रिलीज बाय द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है किसके द्वारा ली जाती है? प्लांट के द्वारा ली जाती है, और ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं, और हम सब क्या करते हैं? रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीजन, मतलब प्लांट क्या करते हैं? हमारे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम सब क्या करते हैं? ऑक्सीजन सांस के द्वारा अंदर लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। प्लांट और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। बट वार्निंग यहाँ पर लिखा हुआ है, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज सीरियसली कंसर्न फॉर एटमॉस्फेयर। अगर हम इंक्रीज हो रही है, अभी जो पोल्यूशन के कारण हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीज हो गई है, मीन्स जो रेशो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो इक्वल नहीं रहा है, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ये तो हमने क्या पढ़ा है? कंपोजिशन पढ़ा है। अब हम थोड़ा सा एयर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर की लेयर्स बनी हुई है अर्थ के चारों ओर, मतलब ये सेपरेट नहीं है, हमने पढ़ने स्टडी के हिसाब से थोड़ा सा सेपरेट किया है। तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं हमारी एयर की, एटमॉस्फेयर की। तो ये हमारी सबसे डाउन साइड जो सर्कल दिख रहा है ग्रीन कलर वाला, ये हमारी अर्थ है।
अर्थ के ऊपर ये सारी एटमॉस्फेयर की इस तरह से लेयर्स बनी हुई है। तो इन लेयर्स के 5 लेयर्स में इसको स्टडी करेंगे हम। सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर्स, मेसोस्फेयर्स, थर्मोस्फेयर्स एंड एक्सोस्फेयर्स। ये हमारे लेयर्स बनी हुई है इस तरह अर्थ के चारों ओर, इस तरह से हमारा एटमॉस्फेयर है। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या है? 0 से 12 किलोमीटर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमारे अर्थ से सबसे लगी हुई जो एयर है उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ये अर्थ से अगर हम ऊपर जाते हैं, ऊपर की साइड जाते हैं, तो 12 किलोमीटर तक की लेयर जो फैली होती है वो ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। जितने भी मौसम से संबंधित फिनोमिनाज हैं, मीन्स बारिश होना, ओला गिरना, या जितने भी हैं हवाएं चलना, ये सब कहाँ होता है? ट्रोपोस्फेयर में होता है। क्लियर? तो ट्रोपोस्फेयर हमारी नियरेस्ट वाली लेयर्स को कहते हैं हम। देन सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैली हुई रहती है। ठीक है, हमारी पहले 12 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर फैली हुई है और उसके ऊपर क्या फैली हुई है? स्ट्रेटोस्फेयर, वो 12 से 50 किलोमीटर तक है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर ओजोन की लेयर बनी हुई है। एक लाइट ब्लू कलर की आपको लेयर दिखी हुई है, इसे ओजोन लेयर है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है बट आपको शायद विजिबल कम हो इसीलिए बता रही हूँ। लाइट ब्लू कलर की आपको लाइन दिख रही है, ये ओजोन लेयर है। इसके कारण ये काफ़ी स्पेशल है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है सन की हानिकारक रेस से। ठीक है, और इसमें स्पेशल क्या है कि ये जितने भी एरोप्लेन्स वगैरह हैं उनके उड़ने के लिए ये स्ट्रेटोस्फेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है सिचुएशन यहाँ पर, क्योंकि मौसम से संबंधित कोई भी चेंजेस नहीं होते, तो एरोप्लेन यहाँ पर काफ़ी अच्छा फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 लेयर्स पड़ी है। थर्ड पे आते हैं हम, मेसोस्फेयर्स। मेसोस्फेयर्स 50 से ऊपर अगर हम जाएंगे तो 80 किलोमीटर तक जो लेयर फैली है उसे हम मेसोस्फेयर्स कहते हैं। तो जो मीटियोर्स होते हैं, जो भी पृथ्वी पे आने वाले उल्कापिंड होते हैं, वो इसी लेयर में आकर क्या हो जाते हैं? बर्न हो जाते हैं। यहाँ तक आने पर ये लेयर उन्हें क्या कर देती है? बर्न कर देती है। तो मेसोस्फेयर, मीटियोर्स, इस तरह से याद रखेंगे कि मेसोस्फेयर्स में मीटियोर्स आकर बर्न हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर 80 से 700 किलोमीटर तक फैली हुई होती है और रेडियो ट्रांसमिशन के लिए यूजफुल है। ये मीन्स जितने भी रेडियो वेव्स हैं यहाँ पर होकर वापस लौट आती हैं, तो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। काफ़ी बड़े एरिया में ये फैली हुई होती हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा एक्सोस्फेयर। अब थर्मोस्फेयर से ऊपर, सबसे ऊपर जो लेयर है वो हमारी एक्सोस्फेयर्स कहलाती है। यहाँ पर 2 गैसेस बहुत ज़्यादा हैं, हीलियम और हाइड्रोजन, जो कि हमारे स्पेस में फैली रहती है, यहाँ से यूनिवर्स में फैली हुई रहती हैं। तो इस तरह से हमने 5 लेयर्स स्टडी किए, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रक्चर थी जो कि हमने थोड़ा सा इन शॉर्ट इनके बारे में जाना है। तो एयर का अभी तक हमने कंपोनेंट पढ़ा है, स्ट्रक्चर पढ़ ली है। अब थोड़ा सा देखते हैं हमारे एयर के कारण और क्या क्या होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। अब वेदर और क्लाइमेट दोनों सेम सेम ही है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है माइंड में? व्हाट इज द डिफरेंस? ये दोनों सेम ही तो है, एक जैसा ही तो हम यूज करते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है ना, ये सोचने में आता है ना। फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है ना माइंड में। हाँ, तो अब पहले हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं और उसी के थ्रू इनकी स्टडी भी करते हैं। वेदर, तो वेदर क्या है? वेदर इज हार टू हार एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ अ एटमोसफियर। मीन्स वेदर क्या हुआ? हर घंटे में बदलने वाली जो मौसम है उसे हम वेदर कहते हैं। जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है तो कभी धूप निकल आती है, कभी रेनी सीजन हो जाता है, तो ये क्या हुआ? हमारा वेदर चेंज हो रहा है ना। सुबह ठंडा होता है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ये क्या हो रहा है? हमारा वेदर चेंज हो रहा है। जैसे कभी दिन में हॉट होता है और कभी ह्यूमिड वेदर हो जाता है ना। और इसके अलावा कई बार प्लीजेंट ब्रिजी वेदर रहता है। कभी बार हमें हवाएं इतनी अच्छी लगती है कि शाम को अगर छत पे जाएं, या दिन में भी कई बार इतनी अच्छी हवा चलने लगती है कि बाहर निकलने का मन करता है। और कभी वही वेदर कैसा हो जाता है? दिन में हॉट और ह्यूमिड वेदर हो जाता है। तो ये सारी जो हम डे टू डे बात करते हैं, ये किसकी है? वेदर की। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट की। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट।
मीन्स कोई भी वेदर कंडीशन अगर किसी जगह पर एक लंबे टाइम के लिए बनी रहती है तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। जैसे हमारा विंटर वाला, समर वाला, ये सब क्या हुआ, वहाँ का क्लाइमेट। क्लाइमेट का हमने उदाहरण भी दे रखा है, क्लाइमेट कंडीशन इन सहारा। सहारा में चले जाएंगे तो क्लाइमेट क्या रहेगा वहाँ का? अगर गर्म है तो हम ये बोलेंगे हाँ गर्म है, लेकिन हवा भी चलेगी, लेकिन फिर भी क्लाइमेट तो क्या रहेगा वहाँ का? हॉट ही रहेगा। जैसे हम डेजर्ट की बात करते हैं तो डेजर्ट का अगर मैं आपसे पूछूंगी वहाँ का क्लाइमेट क्या है, आपके दिमाग में फर्स्ट थिंग आएगी हॉट क्लाइमेट होता है वहाँ का। तो वहाँ क्या हवाएं नहीं चलती? हवाएं चलती है ना, लेकिन फिर भी क्लाइमेट क्या है? वो है। वैसे ही क्लाइमेट कंडीशन इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आएगा क्लाइमेट का? कि बहुत कोल्ड, बहुत ज़्यादा बर्फ जमी हुई होगी, वो वहाँ का क्लाइमेट होगा। तो क्लाइमेट क्या हो गया, एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो चेंज होते हैं, परमानेंटली वो रहता है, वो वहाँ का क्लाइमेट कहलाएगा। और डे टू डे जो चेंज हो रहा है हमारा मौसम, उसे हम वेदर कहते हैं। आई थिंक स्टूडेंट ये इस दोनों के डिफरेंस करने से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, और एयर के कंपोनेंट और लेयर्स के बारे में आपने अच्छे से स्टडी किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इससे आगे की बात जानने के लिए। गुड बाय।